हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10th रियल नंबर्स। इस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं, साथ में रियल नंबर्स के 2 सबसेट होते हैं, रियल नंबर्स के 2 सब ग्रुप होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। फिर मैंने आपको थ्योरम 1.1 जो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो प्रोडक्ट ऑर्डर को ना देखते हुए यूनिक होता है। फिर मैंने आपको बताया था थ्योरम 1.2 के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम से मैंने प्रूफ भी करी थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे एलसीएम निकालने के, एचसीएफ निकालने के। लेक्चर 2 में हमने कर दी थी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सारे ही क्वेश्चन करे थे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 पर। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें कहा गया है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। पहले ये चीज समझने के लिए कि मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा इरेशनल नंबर है, आपको मैथ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे मान लीजिए मैं किसी क्लास में, मैं किसी रूम में एंटर करने वाला हूं और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि क्लास में 2 स्टूडेंट है, एक का नाम है रोहित और एक का नाम है लकी। मुझे ये बताया गया है कि जो रोहित है वो 10th का स्टूडेंट है और जो लकी है वो 12th का स्टूडेंट है, ऐसा मुझे बताया गया है। पर मुझे ना रोहित की शक्ल पता, ना रोहित का फेस मेरे को पता, और ना ही लकी के फेस से मैं ना मैं लकी का फेस जानता हूँ। अब मान लीजिए मैं क्लास में एंटर करता हूँ या किसी रूम में एंटर करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है मैं अजम्पशन गलत कर लूँ। एक्चुअल में लकी है 12th का, पर ऐसा हो सकता है मैं लकी को 10th का समझ लूं। तो मान लीजिए मैंने क्लास में एंटर करा, क्योंकि क्लास में 2 ही बच्चे हैं, मैं लकी को 10th का स्टूडेंट समझ के उससे बात कर रहा हूं। अचानक से मैं लकी से कहता हूं कि लकी अपनी बुक दिखलाना, और लकी मुझे बुक दिखलाता है। तब लकी मुझे अपनी बुक दिखलाता है, तब मैं देखता हूँ उस बुक पे तो 12th लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो मैंने अजम्पशन करा था, तब मैं क्लास के अंदर एंट्री ले रहा था कि लकी 10th का, मतलब ये जो लड़का मेरे से बात कर रहा है, मेरे को नाम तो नहीं पता था, ये 10th का स्टूडेंट है। ये मेरा अजम्पशन गलत साबित हो गया। तो अगर जैसे ही लकी ने मुझे अपनी बुक दिखलाई और मुझे पता लगा कि भाई ये 12th का स्टूडेंट है, ये 12th का स्टूडेंट, और मैं तो इसे 10th का स्टूडेंट समझ रहा था क्योंकि मेरे को किसी का फेस तो पता नहीं था। तो जैसे मैं क्लास के अंदर आया, मैंने एक गलत अजम्पशन कर लिया कि जिस बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चा 10th का स्टूडेंट है। पर जैसे मैं उससे मैथ की बुक लेता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि नहीं वो तो 12th का स्टूडेंट है। मैं उससे एक बार दोबारा से पूछता हूँ उनके बुक आप ही की है, तो इसका मतलब जो मैंने अजम्पशन लिया था कि लकी 10th का स्टूडेंट है, तब मैं क्लास में एंट्री लेता, वो अजम्पशन रॉन्ग था। अगर वो मेरा अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर अब क्या बचा? क्लास में 2 ही बच्चे थे, एक लकी और एक रोहित, और मुझे ये पता था एक 10th का है, एक 12th का है। अब जो मैं मान के चल रहा था कि जो हमारा, जिस बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ वो 10th का स्टूडेंट है, तब मुझे उसने बुक दी, तब मुझे पता लगा वो 12th का स्टूडेंट है। इसका मतलब मेरा अजम्पशन गलत था। तो जो मैंने अजम्पशन किया था कि वो 10th का स्टूडेंट है, वो गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा कि वो ये 12th का स्टूडेंट। इससे मैं सही जगह पर पहुंच गया। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे होगा आपको पता होगा। रियल नंबर, जैसे कोई क्लास हो और क्लास में 2 बच्चे रोहित और लकी, जैसे रोहित हो रियल नंबर या रोहित को मान लो इरेशनल नंबर, दोनों रियल नंबर तो हैं ही हैं, और लकी को मान लो रैशनल नंबर। ऐसे कुछ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे को पता लग गया कि ये स्टूडेंट लकी नहीं है तो फिर बचा हुआ ही लकी है। वैसे ही मैं पहले मान के चलूंगा कि ये जो नंबर है, ये नंबर रैशनल नंबर है। अगर आगे चल के, जैसे मैं उस बच्चे से ये सोच के बात कर रहा था कि वो 10th का स्टूडेंट है, पर जब तक उसने मुझे बुक दिखलाई तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। वैसे ही मैं पहले रैशनल मान के चलूंगा। अगर कुछ ऐसा मुझे मिल गया, जैसे लकी ने अपनी मुझे बुक दिखला दी थी, जिससे मेरा अजम्पशन रॉन्ग हो जाए, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा कि अगर लकी 10th का जो मैं समझ के चल रहा था वो नहीं है तो 12th का ही है, उसके बाद 12th की बुक भी है। तो वैसे ही अगर ये रैशनल नहीं हो पाया
कुछ मुझे एविडेंस मिल गया इसके रैशनल ना होने का, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया जिससे मेरा जंक्शन रॉन्ग हो गया, तो ये रैशनल हो जाएगा। तो देखिए लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने माना यदि पॉसिबल है तो लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0। साथ में मैं ये कह रहा हूं एचसीएफ पी एंड क्यू का 1 है। इस लाइन को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, एक और लाइन में लिख रहा हूं उससे, पी एंड क्यू आर को प्राइम। इन दोनों ही स्टेटमेंट का सेम मतलब, ये मैथमेटिकल टर्म में है, ये दोनों लैंग्वेज टर्म में है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका सबसे बड़ा फैक्टर एक ही होता है, या ये भी कह सकते हैं एक ऐसे नंबर, जैसे मैंने लिखा है एचसीएफ पी और क्यू का 1 है, इसका मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसा इंटीजर नंबर नहीं है जो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। 1 तो हर ही नंबर का फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो पी और क्यू का फैक्टर है। ये देखिए पी और क्यू का एचसीएफ 1 आया, मतलब 1 के अलावा कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। आप कहोगे हमने इसे रैशनल नंबर माना, पर रैशनल नंबर जरूरी थोड़ी ना ऐसे हो, रैशनल नंबर तो ऐसे भी हो सकता है 5/16। हम यहाँ पर तो कोई शर्त नहीं है कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, यहाँ पर तो एचसीएफ 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो मैंने शर्त दी है पी और क्यू आर को प्राइम, इसका मतलब कोई नंबर नहीं है जो पी को भी डिवाइड कर दे क्यू को भी कर दे। यहाँ पर तो कर रहा है 5, पी को भी कर रहा है क्यू को भी कर रहा है। आप कहोगे रैशनल नंबर में तो ऐसी कोई शर्त नहीं होती, पर आपने क्यों रख दी? मैं कहूँगा मान लिया आप इसे कह दोगे कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ऐसा भी हो सकता है। आप कह सकते हो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर जो हमने माना है, तो फिर ये भी हो सकता है। पर मैं इनको पी और क्यू नहीं कह रहा। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो 1/6। मैं इनको कह रहा हूँ पी बाई क्यू, तब एक रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब तो कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो इतना आप समझ गए होगे पी और क्यू मैंने क्या लिया है। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्यू डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में क्या होता है, पहले से ही स्टेप बाय स्टेप एक वेल डिफाइंड वे होता है जिससे आप किसी प्रूफ को कर सकते हो। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी में कहा जाता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 क्यू का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5। ये करने के दो तरीके हैं। पहला मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है उसमें स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 5। दूसरा तरीका क्या था, किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, रूट 25 अगेन 5। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये हो गया 5, ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 2 × 5 = 10, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 10 के बराबर आ रहा है, मतलब 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। कोई और एग्जांपल, 3 × 5 = 15, इसका मतलब 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 15 को डिवाइड कर रहा है। 4 × 5 = 10, इसका मतलब 4 भी 20 को डिवाइड कर, 4 × 5 = 20, इसका मतलब 4 भी 20 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 20 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर दो नंबरों का प्रोडक्ट पी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड पी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5, ये डिवाइड, इससे पढ़ा जाता है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। ये ऐसा नहीं है कि इसे 5/p स्क्वायर समझ लो, वो एक अलग चीज होती है। ये लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है, 5 डिवाइड पी स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख लो 5 डिवाइड पी स्क्वायर। अब अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर के पेयर बनते हैं 2-2 बार। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कितनी बार होगा,
कम से कम 2 बार तो होगा ही, क्योंकि स्क्वायर नंबर में हर प्राइम नंबर के दो के पेयर बनता है। तो अगर पी स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कम से कम 2 बार हो गई तो 5 पी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, क्योंकि पी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं होगा तो पी स्क्वायर के में कैसे आ गया। बाकी एक थ्योरम थी 5 डिवाइड्स पी बाय, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देना पी ऐसे इंप्लाइज करके पी डिवाइड 5 डिवाइड्स पी बाय थ्योरम 1.2। ये थ्योरम मैं प्रूफ करा चुका हूं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में। अब अगर 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, अभी जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 डिवाइड करता है 10 को, तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। आप ध्यान से देखिए, रिमाइंडर तो 0 आएगा, तभी तो मैं कहूंगा कि 2 10 को डिवाइड करता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वापस 10 आ जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 4 डिवाइड करता है 36 को, तो 9 आ गया क्वोशिएंट, और फिर से आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है कि पी मतलब पी डिवाइड हो रहा है 5 से, ये भी कह सकते हैं 5 डिवाइड्स पी, 5 पी को डिवाइड करता है। अब अगर यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नंबर पता होता, जैसे इन दोनों केसों में पता है, तो क्वोशिएंट भी एग्जैक्ट आता, पर मुझे पता नहीं है ना एक्चुअल में पी क्या है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर मेरे को क्वोशिएंट भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्वोशिएंट आ गया सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा पी आना चाहिए। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C such that 5 into C equal to P, मतलब P equal to 5C। अब दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, C क्या है, इंटीजर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर से आपको अगेन स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करा, ये हो गया पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन से, इसको 1 मान लिया, इक्वेशन 1, और इसकी वैल्यू पुट करा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने एक रेफरेंस दे दिया कि कहाँ से आया है। फिर देखिए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/5 सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब फिर से देखिए 2 नंबर मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब 5 भी डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, सी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, हमें तो 5 से मतलब है। तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब क्यू स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है और स्क्वायर नंबर है, तो 5 2 बार होगा तो 5 क्यू की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, या इतना भी लिख सकते हो डायरेक्ट 5 डिवाइड्स क्यू बाय थ्योरम 10.2। तो जो मेरा 5 है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा तो अभी आप मुझे ये बताइए, आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा? हमने माना था कि दोनों का एचसीएफ क्या है, 1। दोनों का एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 1 है, मतलब सबसे बड़ा नंबर 1 है तो दोनों को डिवाइड कर सकता है। पर देखिए आपको क्या मिला, आपको मिल रहा है कि जो 5 है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? बिकॉज एचसीएफ पी क्यू नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा इफ 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ टुगेदर, जो कि कर भी रहा है। देखिए दोनों लाइन यहाँ पर दिख रहा है आपको, 5 डिवाइड कर रहा है पी को और यहाँ पर लिखा है 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज एचसीएफ दोनों का हम लेके चले थे 1, पर यहाँ पर 1 नहीं रहा, एचसीएफ अब 1 नहीं रहा। क्यों? इफ अगर 5 डिवाइड करेगा पी और क्यू दोनों को तो एचसीएफ 1 नहीं रहा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज एचसीएफ 1। और ये फिर कैसे पॉसिबल है? अगर एचसीएफ 1 है तो सबसे बड़ा नंबर 1 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है,
5 डिवाइड कर रहा है P को भी और Q को भी एक साथ, तो इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, HCF PQ नॉट इक्वल टू 1 इफ, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत है। हमारी अजम्पशन क्या थी, हमारी अजम्पशन ये थी कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो रूट 5 दो ही तरह के नंबर हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा नहीं है, अभी सिलेबस में भी नहीं है। या तो कोई नंबर, कोई रियल नंबर रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, और जो मान के चल रहे हैं वो अजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई। इसका मतलब क्या है, हैंस रूट 5 इज इरैशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था। तो लिख सकते हो आप हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें कहा गया था प्रूफ करो कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो मैंने मान लिया यदि संभव है तो इसे रैशनल नंबर मान के देखते हैं। रैशनल नंबर मानूंगा तो P/Q की फॉर्म में लिख पाऊंगा, जहाँ P और Q इंटीजर है, Q 0 नहीं है, दोनों का HCF 1 है। दोनों का HCF 1 होने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 1 सबसे बड़ा नंबर है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर सकता है। फिर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट P स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब 5P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 5P स्क्वायर को करेगा तो 5P को भी करेगा, थ्योरम है 1.2। फिर अगर 5P को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ क्वोशेंट भी आएगा, उस क्वोशेंट को C मान लिया, तो 5C बराबर P के बराबर हो गया। अब देख सकते हो 5P को डिवाइड करना है तो किसी न किसी बारी में करेगा ना, किसी टाइम्स में करेगा, वो हो गया C। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ये P स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने पुट कर दी, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर भी दो नंबर का प्रोडक्ट Q स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड करेगा Q स्क्वायर को और 5Q को भी डिवाइड करेगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि बिकॉज HCF 1 नहीं होगा, इफ HCF 1 नहीं होगा अगर P और Q दोनों ही 5 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, P और Q दोनों का ही एक फैक्टर 5 है, तो HCF 1 नहीं होगा, और हमें मान के चले थे कि HCF 1 है। हैंस हम अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो राइट बोर्ड पे लिखा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस बार हमें प्रूफ करना है कि जो पूरा नंबर है इरेशनल है। तो जैसे पहले करा, लेट इफ पॉसिबल माना यदि संभव है तो 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P और Q क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। और फिर से इस बार जरूरी नहीं है ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, पर ठीक है, लिख भी लोगे तो भी गलत नहीं है, HCF 1 है। तो देखिए ये किस में है, प्लस में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में। तो दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो ऐसा जिसका मैंने आपको प्रूफ करने का तरीका बता दिया कैसे प्रूफ होंगे, एक ऐसा जिसमें रैशनल और इरेशनल पार्ट का मिक्स एक नंबर होगा, अपने आप में रैशनल है पर इसमें रैशनल पार्ट, जैसे ये एक रैशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है, ऐसा कुछ होगा। तो उसका करने का दूसरा तरीका ये देख लीजिए। अगर ऐसा सवाल आए जो रैशनल और इरेशनल मिक्स करके है तो इस तरीके से करोगे। अगर सिर्फ ऐसा सवाल आए कि रूट 11 इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो, तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया वैसे करोगे। ये उधर जाके माइनस में हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, फिर इसे सॉल्व करा, Q और 1 का आ गया Q के टेबल में Q 1 बार में आता है, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 1 का P से मल्टीप्लाई कर दे P, और ये हो गया 3Q। अब ये 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो गया। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या मिला, हम कहेंगे P - 3Q, P - 3Q, पहले आप ये लिख दीजिए P Q 3 and 2 आर इंटीजर्स, जहां पर Q 0 नहीं है,
क्योंकि 2 और 3 तो इंटीजर है ही है, और ये हम पहले से ही मान के बैठेंगे इंटीजर है, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए इंटीजर होना चाहिए। अब अगर ये चारों ही इंटीजर हैं तो p माइनस 3q इज इंटीजर। 2 इंटीजर नंबरों को जोड़ लो, घटा लो, मल्टीप्लाई कर लो, इंटीजर ही आता है, डिवाइड तो भी किया नहीं है, इंटीजर। एंड 2q इज ऑल्सो इंटीजर। 2q भी एक इंटीजर है, क्योंकि भाई q 0 नहीं है, q 0 होता तो भी इंटीजर होता, पर अगली लाइन के लिए मैंने लिखा है जहां पर q 0 नहीं है, तो ये भी एक इंटीजर है। अब अगर ये दोनों ही एक इंटीजर है तो एक इंटीजर ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में लिखा है, एक इंटीजर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में लिखा है, तो पूरा नंबर क्या बन गया, इम्प्लाइज 5 माइनस, यहां पर लिखना है, उसके बाद आपको इम्प्लाइज p माइनस 3q बाय 2q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। देखिए ऐसा क्यों हुआ, p q इंटीजर थे, 2 और 3 भी इंटीजर है। अगर ये तीनों ही इंटीजर है 1 2 3, तो सॉल्व करके पूरा इंटीजर होगा, और ये दोनों इंटीजर है तो नीचे वाला पार्ट भी इंटीजर होगा। नीचे वाला पार्ट 0 हो नहीं सकता क्योंकि q 0 नहीं है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो रैशनल नंबर बन गया। और ये बराबर किसके है, ये नंबर बराबर है √5 के। अब अगर ये रैशनल है, सॉरी ये रैशनल है, तो फिर ये भी रैशनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये मुझे किस कंक्लूजन तक पहुंचा रहा है, मुझे पहुंचा रहा है कि √5 को भी फिर मुझे रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी नो, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी नो √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूफ करा है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव्ड पार्ट है, तो जिसमें हम प्रूफ कर चुके हैं √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर मैं ये रैशनल नंबर मान के चलूं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर बन गया, और रैशनल नंबर के बराबर होता है, तो मुझे जबरदस्ती जबरन मुझे ये भी रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। और ये हमें पहले से ही पता है कि रैशनल नंबर है, बिकॉज वी नो √5 इज एन रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूफ करा है। इसका मतलब क्या, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन क्या था कि रैशनल नंबर है, तो हैंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये वाला प्रूफ आपको लग रहा होगा इजी है, और हाँ ये बात सही है, ये जो प्रूफ है ये इजी है। इससे तो पहला वाला प्रूफ था वो थोड़ा सा टफ था। √5 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड के पेपरों को एनालाइज करा था तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखिए अगर सिर्फ ऐसे सवाल आते हैं, √13 प्रूफ कीजिए रैशनल नंबर है, √17, √18, या अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने कराया वैसे करोगे। और अगर ऐसे सवाल आते हैं 2 + √3 प्रूफ कीजिए रैशनल है, या 5 + 1/√7 प्रूफ कीजिए रैशनल है, तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का तरीका यूज कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहा गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। प्रूव दैट द फॉलोइंग, एक काम कीजिए आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। बाकी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करने हैं ये इरेशनल है। पहले आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जैसे इफ R इज अ रैशनल नंबर एंड S इज एन इरेशनल नंबर। मान लीजिए R एक रैशनल नंबर है, ये मैं आपको लेक्चर 1 में भी बता चुका हूँ। मान लीजिए R एक रैशनल नंबर है और S एक इरेशनल नंबर है, तो बताइए R + S क्या होगा, R + S इज एन इरेशनल नंबर, ये हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। मतलब अगर 5 + √5 पूछूं, 5 + √5, 5 एक रैशनल, ये एक रैशनल, तो जोड़ के क्या आएगा इरेशनल। 2 + √5 पूछूं, 2 + √5
रैशनल इरेशनल, तो जोड़ के क्या आएगा इरेशनल। ऐसे ही प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। आर प्लस माइनस एस इज एन इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट, आर एस इज एन इरेशनल नंबर। आर एस क्या होगा, आर एस भी एक इरेशनल नंबर होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आर जीरो नहीं है तो आर एक रैशनल नंबर है और आर जीरो नहीं है तो आप किसी भी रैशनल नॉन जीरो रैशनल को एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और डिवाइड में भी ये कह सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए तो अपॉन में भी आ सकता है, एक ही बात है। मतलब डिवाइड अगर आपको किसी को करना है तो एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है उस नंबर के रेसिप्रोकल का, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आर जीरो नहीं है, फिर आर जीरो हुआ तो आर एस जीरो हो जाएगा जो एक रैशनल नंबर होगा। अब मान लीजिए S1 एंड S2 आर टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर। तो बताइए S1 प्लस S2 क्या होगा, मे बी रैशनल, मे बी रैशनल, ये रैशनल भी हो सकता है, और मे बी नॉट, मे बी नॉट नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल, अगर मैं S1 को ले लेता हूँ √2, S2 को ले लेता हूँ √3, तो S1 प्लस S2 √2 प्लस √3 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। बट अगर मैं S1 को ले लेता हूँ -√5, ये एक रैशनल नंबर है, S2 को ले लेता हूँ +√5, तब S1 प्लस S2 हो जाएगा -√5 प्लस √5 इक्वल टू 0, जो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। यही सेम चीज़ मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख सकता हूँ, S1 डॉट S2 में बी रैशनल और इरेशनल, इरेशनल में S1 डॉट S2 में बी रैशनल और मे बी नॉट, मे बी रैशनल, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, मे बी रैशनल और मे बी नॉट, या S1 S2 मे बी रैशनल और इरेशनल। कैसे, अगर मैं S1 को ले लेता हूँ √2 और S2 को ले लेता हूँ √3, तब S1 डॉट S2 हो जाएगा √2 इंटू √3 जो हो जाएगा √6, जो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया ही था। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक रैशनल है नंबर या एक नंबर इरेशनल है। पर अगर मैं S1 को ले लेता हूँ, S1 को ले लेते हैं रूट, S1 को क्या लें √20 और S2 को क्या ले लिया √5, S1 को ले लिया √20, S2 को ले लिया √5, तो S1 डॉट S2, S1 मल्टीप्लाई S2 √20 इंटू √5 हो जाएगा √100 जो 10 के बराबर होता है, जो एक रैशनल है, इज रैशनल। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे अब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि देखिए एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो ये आपको पता लग गया ये ओवरऑल नंबर क्या है, इरेशनल। एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो ओवरऑल नंबर क्या है, इरेशनल। एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो ओवरऑल नंबर क्या हुआ, इरेशनल। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, क्योंकि मैं मिटा दूंगा तब मेरे को नीड होगी। तो देखिए ये वाला पार्ट करता है, मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिखा दिया कि कौन सा सवाल कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होने वाला है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। तो लेट इफ पॉसिबल 1/√2 इज आ रैशनल नंबर, इज आ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट, हम लिख पाएंगे, हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉन जीरो, q इज नॉट जीरो। आप चाहो तो एक्स्ट्रा लाइन भी लिख ही लीजिए, p और q का HCF है 1, ये नहीं लिखना तो फिर कोप्राइम वाली लाइन लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट से बात हुई थी। तो फिर से ये किस में है,
डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। Q इक्वल टू √2p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, ये करा राइट हैंड साइड का स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, Q स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ 2p स्क्वायर। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर के बराबर है, मतलब 2 भी Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, p स्क्वायर भी करेगा, पर हमें 2 से मतलब है। इसका इंप्लाइज क्या है, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, आगे 2 डिवाइड्स Q बाय थ्योरम 1.2 में हम देख चुके हैं कि अगर एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उसके उस नंबर को भी डिवाइड करता है, स्क्वायर नंबर जिसका है उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो P मेरा Q को डिवाइड करेगा। अगर P Q को डिवाइड करेगा, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ। अगर मेरा जो 2 है वो Q को डिवाइड करेगा तो फिर कुछ ना कुछ कोशेंट भी आएगा। उस कोशेंट को मान लेते हैं C, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। जैसे अगर मेरा Q डिवाइड करेगा, सॉरी मेरा 2 डिवाइड करेगा Q को, तो जो कोशेंट आएगा मैं उसे मान रहा हूँ C। तो देखिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस Q बन जाएगा, इसका मतलब Q इक्वल टू 2C। और ये लिख देना, मैं ही लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट C be an integer such that Q इक्वल टू 2C। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया है, राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया। Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। अब मुझे Q स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ये रही, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आप एक चीज देख रहे होगे, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, ये ठीक वैसे ही है, बट P की जगह Q आ रहा है, Q की जगह P आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो हमने प्रूफ करा था उसमें जो इरेशनल पार्ट था वो ऊपर था, रैशनल पार्ट नीचे था। ये दोनों बराबर होता है, पर इसमें रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए P की जगह Q चेंज हो गया है प्रूफ करते टाइम, और Q की जगह P चेंज हो गया है। तो हमने हाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब Q स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। Q स्क्वायर की वैल्यू 2P स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये 2 डिवाइड में चला गया। P स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर बाई 2, P स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। फिर से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन P स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स P स्क्वायर इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स P। यहाँ ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो, नहीं भी लिखेंगे तो भी वाला पॉइंट चलेगा। अगर 2 मेरा P को भी डिवाइड कर रहा है और 2 मेरा Q को भी डिवाइड कर रहा है, ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम लिखेंगे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज HCF P एंड Q का 1 नहीं होगा इफ 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ टुगेदर। अगर दोनों को एक साथ ही डिवाइड कर रहा है बोथ, अगर 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है P और Q को, तो HCF 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन क्या था कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, मुझे मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कराने पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ये वाला। तो लेट इफ पॉसिबल ये कैसे करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा था। लेट इफ पॉसिबल 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट,
हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7√5 इक्वल टू पी वाई क्यू, वेयर जहाँ पर P and Q आर इंटीजर्स और Q जीरो नहीं है, Q कोई नॉन जीरो इंटीजर है, और HCF P एंड Q का 1। अब देखिए ये कहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, तो उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब फिर से P, Q एंड 7 आर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, P तो ऊपर इंटीजर है ही है, इसका मतलब 7Q इज ऑल्सो इंटीजर। अगर दो आपके पास इंटीजर हो तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, और जहाँ पर ये जो Q था ये जीरो नहीं था, अगर Q जीरो नहीं है तो फिर मेरा 7Q भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये इतना भी लिख के छोड़ सकते हो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो 7Q इज ऑल्सो इंटीजर। अब देखिए P भी इंटीजर है और 7Q भी इंटीजर है, इसका मतलब P बाय 7Q, इंटीजर बाय इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर है और ये किसके इक्वल है, √5 के, इसका मतलब √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, कि रैशनल नंबर है। पर अगर मैं इसको एक रैशनल नंबर मान के चल रहा हूं तो ये एक इंटीजर पार्ट है, नीचे आ जाएगा, तो ये एक अपने आप पे फिर से रैशनल ही बन जाएगा, और रैशनल इसके इक्वल आ जाएगा, तो मुझे इसे भी रैशनल मानना पड़ेगा, जो कि गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं कि √5 पे रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, वी नो इसको बिकॉज का सिंबल कहते हैं, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूफ कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, और अगर मैं इसे रैशनल नंबर मान के चल रहा हूँ तो मैं मजबूर हूँ इसको भी रैशनल नंबर मानने के लिए, क्योंकि ये रैशनल नंबर √5 के इक्वल आ रहा है, और दो नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और हमारा अजम्पशन क्या था कि क्या ये एक रैशनल नंबर है और ये रॉन्ग है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये वाला प्रूफ हो गया। अब करते हैं ये प्रूफ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैंने कहा कि √5 हमें पहले से ही पता है क्वेश्चन नंबर 1 से कि एक इरेशनल नंबर है। अगर मान लीजिए आपके इस पेपर में इस तरीके से सवाल आता है, कहा जाता है प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन में क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये चीज आपको गिवन में है तो आप ऐसे ही प्रूफ करोगे जैसे सेम टू सेम मैंने करा है। पर मान लीजिए आपके जो बोर्ड में पेपर आता है उसमें ये चीज लिखी नहीं आती, गिवन √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। उसके बाद आपको ये पार्ट करना है, मतलब ये क्वेश्चन फिर डबल क्वेश्चन बन जाएगा। पहले में √5 इरेशनल प्रूफ करो, फिर उसकी मदद से ये पूरा इरेशनल प्रूफ करो। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर में लिखा आता है कि एक इरेशनल नंबर है, वो उसे इसी तरीके से कर देते हैं। पर मैं तो यहाँ पर रेफरेंस ले पा रहा हूँ कि √5 के इरेशनल नंबर मैंने अभी भी प्रूफ करा है, पर आपने क्वेश्चन पेपर में अपनी आंसर शीट में तो कहीं पर भी प्रूफ नहीं करा, नहीं क्वेश्चन पेपर में दिया। तो आपको √5 पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आप ये वाले सॉल्यूशन पे आओगे। पर अगर आपको ऐसा दिया जाए कि गिवन √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया कि जो √2 है वो क्या है,
एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम √2 को प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर, तब √2 प्रूफ हो जाएगा इरेशनल नंबर, तब हम इस पूरे को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। तो मैं एक सवाल ऐसा करके दिखला रहा हूं कि कंप्लीट कैसे करेंगे, इसमें दोनों पार्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। तो हम कहेंगे लेट इफ पॉसिबल 6 प्लस, यहाँ पहले 2 वाली कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने पहले √2 के लिए देख रहा हूँ √2 क्या है, उसके बाद इस पर आएंगे। लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर। तो वी कैन राइट, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट √2 = p/q, वेयर p and q are integers, q नॉन जीरो इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर HCF क्या है दोनों का, HCF है 1, मतलब सबसे बड़ा नंबर 1 ही है तो दोनों को डिवाइड करेगा। अब ये आ गया मल्टीप्लाई में 2q = p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया √2q होल स्क्वायर = p², ये हो गया √2 का स्क्वायर q का स्क्वायर = p², ये हो गया 2q² = p²। अब दो नंबर का प्रोडक्ट p² के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 2 भी p² को डिवाइड करता है, q² भी करता है, हमें 2 की जरूरत है। 2 डिवाइड्स p² implies 2 divides p by theorem 10.2। और अगर 2p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, उसको c मान लिया। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c such that 2c, यहाँ p = 2c। अब फिर से अब यहाँ पर आ जाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर करा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड का स्क्वायर, ये हो गया p², ये हो गया 4c²। अब p² की वैल्यू पुट कर लीजिए, p² की वैल्यू क्या है, 2q² = 4c²। 2 से डिवाइड करा 4c²/2 और ये कैंसल आउट होके आ गया q² = 2c²। अब दो नंबर का प्रोडक्ट q² के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स q²। और थ्योरम 10.2 से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 10.2। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने HCF माना था 1। HCF 1 मानने का मतलब क्या था कि जो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो p और q दोनों को डिवाइड करे। पर आप ध्यान से देखो तो 2p को भी डिवाइड कर रहा है और 2q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसके बाद मेरे को ये वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। तो अगर 2 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो लिखिए इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर HCF P और Q का 1 ही नहीं होगा, HCF P और Q का 1 नहीं होगा इफ 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। अगर दोनों को ही डिवाइड कर रहा है 2 तो HCF 1 नहीं होगा। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मान लीजिए अगर पेपर में ये सवाल आता कि प्रूफ करो कि एक इरेशनल नंबर है, प्रूव डैट, मान लीजिए ऐसे आता है, प्रूव डैट 6 + √2
इज एन इरेशनल नंबर। तो अब तो आपको नहीं पता कि √2 रैशनल है या इरेशनल है, पता भी है तो आपको ये दिखलाना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो पहले आपने ये दिखलाया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। नाउ लेट इफ पॉसिबल, अब दोबारा से जैसे मैंने क्वेश्चन ये करा था, पॉसिबल 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अब मान लिए एक रैशनल नंबर है, और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं, r इंटीजर्स, और q नॉन जीरो है, q जीरो वाला जीरो इंटीजर नहीं है। और ये वाली पॉइंट में लिख लीजिए HCF, p और q का वन नहीं है, नहीं तो को प्राइम भी लिख सकते हैं, p एंड q और को प्राइम। अब ये राइट हैंड साइड में चला गया, √2 = p/q - 6। अब एलसीएम लिया, ये सॉल्व करा, ये हो गया हमारा p, थोड़ा सा लिखता हूँ, नीचे आया q, ये हो गया p - 6q। अब आप लिखोगे ये वाला पार्ट अब यहाँ पर, अब आप लिखोगे p, q एंड 6 आर इंटीजर्स। ये तीनों ही इंटीजर हैं, क्योंकि p और q को तो हमने इंटीजर माना है। p और q को कहाँ माना था, ये रहा, p और q को इंटीजर माना है, और 6 तो इंटीजर है ही है। अगर ये तीनों ही इंटीजर है तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, p - 6q इज इंटीजर। दो इंटीजरों को मल्टीप्लाई कर लो, घटा लो, इंटीजर ही आता है। और q भी एक इंटीजर है, q तो लिखा ही पड़ा इंटीजर है। तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, p - 6q/q इज अ रैशनल नंबर। ये हो गया एक रैशनल नंबर, क्योंकि देखिए ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है। ये इंटीजर क्यों है, क्योंकि p, 6 और q तीनों इंटीजर है। तो तीनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, इंटीजर ही आता, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है, क्योंकि मैंने q को जीरो नहीं माना था। तो p और तो ये क्या हो गया, ऊपर भी इंटीजर, तो ये पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके बराबर है, √2 के। किसके इक्वल है, √2 के। इम्प्लाइज √2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, वी नो √2 इज एन रैशनल नंबर। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। अब ऊपर हमने प्रूफ कर रखा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। देखिए √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब अगर मैं इसको एक रैशनल नंबर मान रहा हूँ तो मैं मजबूर हो जा रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरे को एक रैशनल नंबर मान रहा हूँ तो मैं मजबूर हूँ इसको भी रैशनल नंबर मानने के लिए। और ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक, बस यहाँ पर आप लिख सकते हो, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ, क्योंकि ये रैशनल नंबर आ गया, एक्चुअल में रैशनल नंबर था, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, बिकॉज वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। अब ऊपर हमने प्रूफ किया था, अब तो ऐसे लाइन से लिखोगे ना पेपर में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन क्या था, सबसे पहला अजम्पशन ये क्या है, ये कि रैशनल नंबर है। हमारा अजम्पशन था ये एक रैशनल नंबर है। देखिए ये रहा लेट इट पॉसिबल 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। और ये जो हमारा अजम्पशन है रॉन्ग गया, हैंस प्रूव्ड 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है कि प्रूफ करो इरेशनल नंबर है, तो आप कैसे करोगे, पहले आप रूट वाला पार्ट लोगे और उसे मान के चलोगे वो रैशनल नंबर है, फिर आप तब इसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, कॉन्ट्राडिक्शन से आपको पता लगेगा नहीं ये तो एक रैशनल नंबर है, फिर आप पूरे सवाल को लेके चलोगे। वही सेम टू सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, क्योंकि ये
ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो पूरा रैशनल नंबर बन गया, और ये इसके बराबर है तो इसको भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हम जानते हैं, हमने ऊपर प्रूफ करा है कि √2 तो एक रैशनल नंबर है, पर अगर मैं इसे रैशनल नंबर मानूंगा तो मैं जबरन फोर्सफुली मेरे को ये भी मानना पड़ रहा है कि क्योंकि दोनों बराबर आ गए ना, अगर मैं इसे रैशनल नंबर मान रहा हूं तो ये इसके बराबर आ रहा है तो इसे भी रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। ये थोड़ी देर पहले ही प्रूफ करा है कि ये क्या है, ये कि रैशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, हेंस प्रूव्ड। अब हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन ये था कि ये एक रैशनल नंबर है और एक गलत साबित हो गया तो एक रैशनल नंबर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। बाकी मैं चाहता हूँ अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कर सकते हो और कोई डाउट होता तो बता भी सकते हो।